कार्मिकों के समायोजन के संदर्भ में चर्चा के जो मुख्य बिंदु हुए थे वीसी में, वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कुल 35,794 शिक्षक कार्मिक विभिन्न कारणों से, जैसे विद्यालय क्रमोन्नति, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में रूपांतरित पदों की स्वीकृति और रिक्त नहीं होना, काउंसलिंग द्वारा दोहरा पदस्थापन, विद्यालय में पद टूटने से संकाय परिवर्तन, स्थानांतरण, समायोजन आदेशों तथा न्यायिक स्थगन आदेशों की पालना आदि प्रमुख कारणों से अधिशेष प्रदर्शित हो रहे हैं। उक्त अधिशेष शिक्षकों के समायोजन हेतु शासन के अनुमोदन उपरांत दिनांक जो कि 6 सितंबर को समायोजन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके निर्देश के अनुसार 12 सितंबर 2024 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया और बाद में 14 नवंबर को अधिशेष समायोजन के दिशा निर्देश जारी किए गए थे और विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया था। और समायोजन की प्रक्रिया इस प्रकार से रहने वाली है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम फ्रेम में इसमें दे रखा है, आप चाहे तो ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी पदवार सूची आपको 25 नवंबर से आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी और यानी कि निर्धारण कर देना है। अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों की बिंदु संख्या 3 के बिंदु संख्या 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान रहित जो सहित सूची तैयार करना, सूचियाँ यहाँ हो जाएगी और शिक्षा विभाग को सपुर्द करने का काम 28 को हो जाएगा। और जो समेकित पदवार सूची है आपको यहाँ तैयार हो जाएगी और जो पदस्थापन सहित सूचियाँ आपको यहाँ पे 4 दिसंबर तक देखने को मिल जाएगी। तो ये एक जो निश्चित टाइम फ्रेम है और माध्यमिक में विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी कर दिए जाएंगे। 6 दिसंबर तक आपके पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। अब ये देखिएगा, काफ़ी सारे शिक्षकों के इसके संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इसके संदर्भ में समायोजन के संदर्भ में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वे इस प्रकार है और उनके समाधान आपको इस प्रकार देखने को मिलेंगे। यहाँ दे रखा है प्रश्न है और उसके संदर्भ में जो कार्रवाई आपको करनी है वो यहाँ दिखाई दे रही है। हिंदी माध्यम के क्रमोन्नत विद्यालयों में से कुछ विद्यालयों में जो कि IFMS द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर स्वीकृत कर दिए गए पद और तथा कुछ विद्यालयों में पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं। जारी निर्देश जो 2 है, स्पष्ट अधिशेष कार्मिकों की पहचान के बिंदु संख्या जो कि 7 दे रखा है और उसके अनुसार प्रारंभिक और जो माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न विद्यालयों में स्वीकृत पदों तक मानदंड अनुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पदस्थापित कार्मिक शिक्षक अधिशेष होंगे। ऐसी स्थिति में देखिए साथियों, यहाँ दे रखा है, ऐसी स्थिति में यदि शासन के पत्रांक की पालना कार्रवाई की जाती है तो पद स्वीकृति में भिन्नता आ जाती है। वर्तमान विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक के 6 पद है और अध्यापक लेवल 2 के अंग्रेजी और हिंदी गणित के अध्यापक लेवल 1 के 2 पद स्वीकृत होते हैं। शासन के क्रमांक के अनुसार मानदंडानुसार कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां कला संकाय संचालित है वहां वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद, गणित, विज्ञान और तृतीय भाषा तथा अध्यापक लेवल 2 के 3 पद, सामाजिक, हिंदी और अंग्रेजी के पद स्वीकृत होते हैं। ऐसी स्थिति में समकक्ष विद्यालयों में विरोधाभास स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना है, तो इसके लिए यहाँ दे रखा है कि विद्यालय में पदों का निर्धारण हेतु शासन के जो कि दिशा निर्देश है इसके अनुसार वर्तमान में विद्यालय में स्वीकृत पदों की समीक्षा और पदों का पुनर्निर्धारण नहीं किया जाना है। देखिए, अब पदों का निर्धारण नहीं होगा। वर्तमान में प्रक्रिया में स्वीकृत पदों के आधार पर ही जितने पद स्वीकृत है उसी के आधार पर अधिशेष की पहचान और समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। स्वीकृत पदों में से किसी भी स्थिति में परिवर्तन या कम या अधिक या विषय परिवर्तन नहीं करना है। नवक्रमोन्नत विद्यालय में जहाँ न्यूनतम 30/4/2015 के अनुसार स्वीकृत होना शेष है, वह केवल वही पद स्वीकृत न होने के बावजूद उन्हें स्वीकृत मानते हुए अधिशेष पहचान समायोजन किया जाना है। और एक नोट भी दे रखा है, यदि किसी विद्यालय में शिक्षक स्वीकृत पद के विरुद्ध और समक्ष जो सक्षम आदेशों से पदस्थापित है तो उन्हें अधिशेष नहीं माना जाना है। ऐसे कार्मिक जिनका वेतन अन्य विद्यालय पद से आहरित किया जा रहा है तथा उन्हें यहाँ दे रखा है उनके अलावा किसी का अधिशेष नहीं माना जाना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अब दूसरा बिंदु इसके संदर्भ में दे रखा है, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में जिन विद्यालयों में कक्षा 9 अंग्रेजी है माध्यम है और उन विद्यालयों में पूर्व कार्यरत प्रधानाचार्य और वरिष्ठ अध्यापक जो कि चयनित नहीं है को अधिशेष दर्शाया गया है और उस यहाँ नहीं है। तो इसके लिए क्या है, तो यहाँ दे रखा है, जब तक चयनित कार्मिक नहीं आए तब तक यथावत उन्हें कार्य करते रहेंगे। बिंदु संख्या के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संदर्भ में दिशा निर्देश जो कि अनुसार है और अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु शिक्षकों कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्यग्रहण के पश्चात उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत
जो समकक्ष चयनित या कार्मिक शिक्षक कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि उनको जब तक उनके विद्यालय में दूसरे कार्मिक नहीं आ जाते हैं चयन के उपरांत अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में, तब तक उनको अधिशेष माना नहीं जाना है और वहाँ वो वही काम करते रहेंगे। अगला बिंदु दे रखा है हमारे सामने कि अधिशेष कार्मिकों के समायोजन करते समय यदि संबंधित विषय जैसे कि अध्यापक लेवल 2 हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत के कार्मिक अधिक और रिक्तियों की संख्या जो कि दे रखे से कम हो, तो ऐसी स्थिति में समायोजन का आधार क्या रहेगा? क्या ऐसी स्थिति में अधिशेष कार्मिकों को माध्यमिक शिक्षा में आवश्यकता समायोजन करते हुए जो उपरांत 6D चयनित कार्मिकों को प्रारंभिक को सपोर्ट किया जाएगा अथवा नहीं, एवं पदस्थापन की कार्रवाई काउंसलिंग में किया जाना का उल्लेख नहीं है। तो इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है कि ऐसे जो भी कार्मिक रहेंगे उनके लिए है कि 14/11/2024 के सामान्य निर्देशों के अनुसार दे रखी है और अध्यापक लेवल 1 और 2 के जिले और वरिष्ठ अध्यापक के मंडल में ही अधिशेष होने का प्रकरण निदेशालय को भिजवाना है। देखिएगा, काउंसलिंग नहीं की जानी है, केवल यहाँ दे रखा है केवल लेवल 1 और लेवल 2 के जिले और वरिष्ठ अध्यापक के मंडल में ही अधिशेष होने पर ही प्रकरण को निदेशालय में भेजना है। और आगे दे रखा है माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद विषय पर उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जाए। अन्य पद अन्य विषय के विरुद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जाना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पद शेष नहीं रहने पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में समायोजन की कार्रवाई की जानी है। और यहाँ आगे रहेगा कि आपके सामने जो लेवल 1 और लेवल 2 के टीचर है उनके लिए कि उक्त नियम के अनुसार यानी कि जो 6D की प्रक्रिया है नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में किए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में लगाया जाए। जिनकी 6D हो चुकी है उनको ही लगाने के लिए यहाँ पे कह रखा है। यदि विद्या जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालय में पद रिक्त नहीं है तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालय में लगाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के लिए। दे रखा है इस प्रकार है कि शिक्षकों कार्मिकों के ब्लॉक में रिक्त पदों के अनुपात में अधिशेष कार्मिकों की संख्या अधिक होने पर ब्लॉक में समायोजन के आधार पर और ब्लॉक में किया यानी कार्यगण और विद्यालय में कार्यगण तिथि किया के अनुसार किया जाएगा या नहीं। तो यहाँ दे रखा है विद्यालय में अधिशेष कार्मिकों में से ब्लॉक में कनिष्ठ है उसका समायोजन किया जाना है। ब्लॉक में जो कनिष्ठ है उसका समायोजन किया जाएगा और यदि कार्यगण तिथि समान है तो उनकी सेवा अवधि कम है उसका समायोजन अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाएगा। नियुक्ति तिथि या कार्यगण तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले वही कम आयु वाले अधिशेष माना जाएगा। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, अधिक आयु वाले को वही और कम आयु वाले को अधिशेष यहाँ पे माना जाएगा। जिसकी आयु कम है वह अधिशेष यहाँ पे हो जाएंगी। और 5वां बिंदु दे रखा है महात्मा गांधी विद्यालय में कार्मिक अन्य विद्यालयों में कार्यरत होने की स्थिति में अधिशेष होने पर किस जिले में पदस्थापित किया जाएगा। तो यहाँ दे रखा है कि बिंदुओं के और निर्देशों के अनुसार यदि कार्मिक वर्तमान कार्य जिले में समायोजित नहीं हो पा रहा था तो प्रकरण निदेशालय को भेजना है पहले तो, फिर उसके बाद अंग्रेजी मध्य विद्यालय हेतु चयनित शिक्षकों कार्मिकों को अंग्रेजी मध्य विद्यालय में केवल तभी लगाया जाएगा जबकि हिंदी माध्यम विद्यालय में पद रिक्त नहीं हो। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी माध्यम में तभी लगाना है जब हिंदी माध्यम में पद रिक्त नहीं हो। यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक कार्मिक के उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। इसके बाद अगला बिंदु है आपके पास में, तो ये इस प्रकार से रहेगा विद्यालय में माननीय न्यायालय स्थगन के उपरांत कार्मिक के पुनः कार्यगण करने पर और वर्तमान में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन खारिज करते हुए विभाग को कार्रवाई हेतु निर्देशित किए अधिशेष कार्मिक किस कार्मिक को माना जाना है। तो ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय में प्रकरण निस्तारित हो चुका है तो सामान्य प्रक्रिया में समायोजन की क्रिया जो किया जा सकेगा। और अगला बिंदु दे रखा है हमारे पास में कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 के तहत सीधे ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में विद्यालय में पदस्थापन किए जाने के कारण उन्हें अधिशेष किया जाना है अथवा नहीं। तो ऐसे जो टीचर हैं उनके लिए भी यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी गई है कि जिनका पदस्थापन रिक्त पद के विरुद्ध सक्षम आदेशों द्वारा किया गया है ऐसे किसी भी कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जाना है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है 8वां बिंदु, और 8वें बिंदु में है मंत्रालय कर्मचारियों के बारे में। यहाँ दे रखा है मंत्रालय संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय
वित्त विभाग के जो आदेश दे रखे थे उनके अनुसार, और उक्त टिप्पणी में अंकित है कि मंत्रालय संवर्ग में उपरोक्त अनुसार सृजित पदों से पूर्व में ही किसी पद पर अधिक कार्मिक कार्यरत है तो सृजित पदों के अतिरिक्त पदों को अस्थायी रूप से सृजित माना जाए, और जिससे पदोन्नत सेवानिवृत्त से पद रिक्त होंगे अस्थायी रूप से सृजित पद स्वतः ही समाप्त माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में मंत्रालय कार्मिक जो संवर्ग के कार्मिकों को अधिशेष माना जाए अथवा नहीं, तो यहाँ दे रखा है कि जो कि बिंदु और दिशा निर्देशों के अनुसार मंत्रालय संवर्ग के अधिशेष कार्मिकों की पहचान करते समय वित्त विभाग के जो आदेश है के अनुसार, और ये जो आदेश दे रही है इसके अनुसार पालना सुनिश्चित करनी है। और ये आदेश आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ दे रखा है 6D की प्रक्रिया कि 6 की सूची दिनांक 31/3/2015 तक बनी हुई है, आगे निर्धारण नहीं किया गया है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा। तो यहाँ दे रखा है आगे के लिए कि वर्तमान में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन किया जाना है, इसके अतिरिक्त कोई कार्रवाई नहीं करनी है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है कि 6D होगी या नहीं, तो यहाँ कह रखा है कि केवल समायोजन की क्रिया होगी, अभी 6D की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आगे दे रखा है कि उच्च प्राथमिक से सीधे ही नवक्रमण महात्मा गांधी विद्यालय किए गए हैं, उनमें अंग्रेजी माध्यम की कक्षा 1 से 6 प्रारंभ हुई है। इनमें महात्मा गांधी विद्यालय के मानदंड अनुसार वरिष्ठ अध्यापक शारीरिक शिक्षक का पद नहीं बनता है, लेकिन वहाँ पूर्व से ही उच्च प्राथमिक हिंदी माध्यम के वरिष्ठ अध्यापक और शारीरिक शिक्षक ग्रेड कार्यरत है, क्या उनका अधिशेष मानकर हटाया जाना है या नहीं। तो यहाँ दे रखा है कि चयनित कार्यक्रम करता है तो वर्तमान में उसको अधिशेष माना जाएगा, यानी पूर्व में कार्मिक तभी अधिशेष होगा जब उस पद पर चयनित कार्मिक कार्यग्रहण करेगा, तब उनको अधिशेष माना जाएगा। और फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन के अंदर बिंदु संख्या 2 के अनुसार जब तक चयनित कार्मिक नहीं आए तब तक उनको यथावत कार्य करते रहना है। और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में के संदर्भ में दिशा निर्देश यहाँ पे जारी हुए थे, उनके अनुसार ये कार्य करना है। और अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु शिक्षकों कार्मिकों का चयन के उपरांत कार्यगण के पश्चात ही उन विद्यालयों में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित कार्मिकों को अधिशेष माना जाना है। और 11वां बिंदु है नवक्रमण विद्यालयों में कार्यरत प्रारंभिक सेटअप के कार्यरत समस्त कार्मिक अधिशेष होंगे या नहीं, तो यहाँ दे रखा है नहीं होंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है, नवक्रमण विद्यालय में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षा के प्रारंभिक सेटअप के कार्यरत समस्त कार्मिक है वो बिल्कुल भी अधिशेष नहीं होंगे। और इसके अनुसार दे रखा है अधिशेष की पहचान कर समायोजन योग्य का समायोजन करना होगा, और जो निर्देश दे रखे हैं उसके अनुसार अगर कोई हो रहा होता है उनको ही करना होगा। यहाँ पे जो 12वां बिंदु है यहाँ दे रखा है आपके लिए, और इसमें दे रखा है कि क्रमोन्नत उच्च जो माध्यमिक में पदों का निर्धारण किस आधार पर करना है। शासन के पत्र के अनुसार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक हेतु पदों का निर्धारण अलग अलग है। वर्तमान में राज्य में माध्यमिक के स्थान पर उच्च माध्यमिक विद्यालय है। जो IFS द्वारा पदों की स्वीकृति अधिकतर विद्यालय में माध्यमिक के अनुसार L2 के गणित विज्ञान गणित और अंग्रेजी के पद हैं, और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अधिकांश कला संकाय सामाजिक हिंदी और अंग्रेजी के पद हैं। किसके अनुसार अधिशेष मानना है, दोनों में भिन्नता के कारण अलग अलग विषय के कार्मिक सरप्लस हो रहे हैं। तो यहाँ दे रखा है जो पद वर्तमान में IFS शाला धर्म पर स्वीकृत है उसी अनुसार कार्य किया जाना है। पुनर्गणना पुनर्निर्धारण का कार्य जो यहाँ नहीं किया जाना है, यानी कि पुनर्निर्धारण और पुनर्गणना बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होने वाली है। और दे रखा है न्यायालय प्रकरण में कनिष्ठ कार्मिक द्वारा कोर्ट स्टे ले रखा है तो उसको तो उसके स्थान पर वरिष्ठ कार्मिकों को अधिशेष मानकर समायोजन करना है क्या, तो इसके बारे में दे रखा है कि जो आदेश आया था उस आदेश के दिशा निर्देश के अनुसार अधिशेष कार्मिकों की पहचान की बिंदु संख्या के अनुसार ही इसमें काम करना है, और उनके अनुसार माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन ही वो रहेंगे। और न्यायिक प्रकरण में स्थगन प्राप्त शिक्षक कार्मिकों के को अधिशेष नहीं मानना है, यहाँ दे रखा है। इस कारण से संबंधित पद और अन्य जो पदस्थापित शिक्षक कार्मिक अधिशेष यहाँ पे माने जाएंगे साथियों। और यहाँ 14 बिंदु है विद्यालय में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पद स्वीकृत है, लेकिन चयन प्रक्रिया के पद नहीं भरा गया है। उक्त विद्यालय में प्रबोधक शारीरिक शिक्षक कार्यरत है, क्या बिंदु संख्या 2 के किसी बिंदु के अनुसार कार्रवाई की जानी है, तो इसके लिए दे रखा है कि दिनांक के अनुसार अधिशेष कार्मिकों की पहचान के बिंदु संख्या 8 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को उनको सुपुर्द करना है। और माध्यमिक शिक्षा विभाग में विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबोधक वरिष्ठ जो शिक्षक है शिक्षाकर्मी पंचायत शिक्षक कनिष्ठ शिक्षक पैरा टीचर ट्रेनिंग टीचर इत्यादि
जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं है वे विभाग को अधिशेष माने जाएंगे। तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट रहेगा इन सभी कार्मिकों के लिए, और ये इम्पोर्टेंट ही है, सबसे इम्पोर्टेंट। और इसके आगे दे रखा है कि जिन कर्मरत विद्यालयों में पद स्वीकृत हो गए हैं परंतु तत्समय अधिशेष कार्मिकों का समायोजन नहीं होने पर व रिक्त चलने पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा उक्त पद पर पदस्थापन कर दिया गया है, लेकिन अधिशेष शिक्षक जो पूर्व में इन विद्यालयों से अधिशेष का भी वही विषय पर पद है को यथावत समायोजन किए जाने के निर्देश किए गए हैं। तो क्या प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती से उक्त पद पर लगाए गए कार्मिक को पुनः प्रारंभिक शिक्षा से लौटाया जाए और अधिशेष शिक्षक को यथावत होने वाला है, तो क्या उन्हें अन्य विद्यालयों में, जो कि दे रखा है यहाँ पे अन्य विद्यालयों में लगाया जाना है। तो यहाँ दे रखा है कि पूर्व में कार्यरत कार्मिक जो की स्वीकृति के बाद नवीन पद स्थापन से लगा गए हैं कनिष्ठ को अधिशेष माना जाए। तो देखिए इसमें कनिष्ठ को अधिशेष मानना है और माध्यमिक में लगाया जाना है। सामान्य प्रक्रिया से ही समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और आगे दे रखा है हमारे सामने प्रश्न संख्या हमारे 16, महात्मा गांधी विद्यालय में इस सत्र से कक्षा 6 संचालित की गई है, हिंदी माध्यम के अध्यापक कार्यरत हैं। तो क्या इन महात्मा गांधी विद्यालयों में से चयनित कार्मिक अधिशेष होते हैं तो उनको इस सत्र की कक्षा 6 संचालित विद्यालय में ही हिंदी माध्यम में कार्यरत अध्यापक के स्थान पर लगा सकते हैं क्या? तो ऐसा करने से हिंदी माध्यम का अध्यापक अधिशेष होगा क्या? तो इसके संदर्भ में यह दे रखा है कि महात्मा गांधी विद्यालय से चयनित स्पष्ट अधिशेष को अन्य माध्यमिक विद्यालय में स्पष्ट रिक्त पद पर लगाया जाना है। यदि पूरे जिले में स्पष्ट रिक्त पद नहीं होने पर हिंदी माध्यम विद्यालय में लगाया जाना है, किंतु अंग्रेजी से हिंदी माध्यम में परिवर्तन किए जाने के आदेशों को जो कार्यतर स्वीकृति निदेशालय द्वारा की जानी है। यदि देखिए यहाँ देखा, यदि उक्त अधिशेष कार्मिक अंग्रेजी माध्यम में चयन से पदस्थापन से पूर्व अन्य जिले में कार्यरत था तो ऐसे प्रकरण निदेशालय को प्रेषित कर दिए जाने हैं। साथियों, और यहाँ जो अगला बिंदु दे रखा है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के सफल संचालन हेतु निर्देशालय जो निर्देशानुसार अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 1 का साक्षात्कार के माध्यम से चयन कर पदस्थापित किया गया था। बजट घोषणा के क्रियान्वयन की पालना में महिला और बाल विकास विभाग से शिक्षा विभाग के जो एनटीटी सपोर्ट किए जाने पर एनटीटी के पदस्थापन के पश्चात समस्त अधिशेष चयनित कार्मिकों का समायोजन हिंदी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे दे रखा है अधिशेष समायोजन के निर्देशों के बिंदु संख्या के अनुसार आपको कार्य करना है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही है, पूर्व में प्राथमिक कक्षा शिक्षा विभाग के अध्यापकों के पदस्थापन पर कार्यगण की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक हेतु चयनित अध्यापक लेवल 1 शिक्षकों को अधिशेष माना जाना है। यानी कि टीचर अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो लेवल 1 के टीचर अधिशेष यहाँ पे हो जाएंगे। और दे रखा है कर्मोन्नत, देखिएगा साथियों यहाँ पे कर्मोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु पदों का मानदंड आदेश जो कि दे रखा है के अनुसार किया जाना है। इस आदेश के अनुसार मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तो इसके अनुसार दे रखा है कि कोई वरिष्ठ का पद कम होने के कारण अधिशेष होता है, तो जबकि विद्यालय में व्याख्याता नहीं होने के कारण उस पद की आवश्यकता रहेगी। उक्त के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन यहाँ पे करने की कृपा करें। तो इसके संदर्भ में दे रखा है उच्च प्राथमिक स्तर से सीधे ही उच्च माध्यमिक स्तर पर कर्मरत होने पर एक के अनुसार व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में कर्मरत पर 6.1 के अनुसार कार्य किया जाना है, जो शासन के द्वारा निर्देशों के अनुसार यहाँ पे होगा। देखिए सभी जो पॉइंट है वो आपको पूर्व के आदेश के अनुसार मिल जाएंगे। तो वह पूर्व का आदेश भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, वहाँ पर आप उसको देख सकेंगे। और दे रखा है प्रश्न संख्या 2 में वर्णित जो दिशा निर्देश दे रखा है 6D के तहत जिन अध्यापकों की कार्रवाई की जा चुकी है उन्हें अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा विभाग में लेना है, जबकि इस क्रम में बिंदु संख्या 5 के तहत राजस्थान शिक्षा विभाग नियम 2021 के नियम 6(3) के तहत जिन अध्यापकों को कार्रवाई नहीं हुई है उन्हें विभाग में पद शेष होने की स्थिति में ही अधिशेष माना जाना है। तो इसके संदर्भ में दे रखा है माध्यमिक शिक्षा में समायोजन योग्य सभी कार्मिकों का माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में ही समायोजन करना है, चाहे इसकी 6(3) की कार्रवाई नहीं हुई हो। माध्यमिक शिक्षा में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में ही उन्हें प्रारंभिक शिक्षा में लौटाना होगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे दे रखा है बिंदु संख्या 20 यहाँ पे
प्रारंभिक शिक्षा विभाग से नई भर्ती में 2023 में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में केवल लेवल 1 और लेवल 2 के अध्यापकों का पदस्थापन कर दिया गया है। ये उन विद्यालयों में पदों पर पदस्थापित है। इनमें से कोई विद्यालय क्रमोन्नत होकर मिडिल से उच्च माध्यमिक हुए हैं। यहाँ पर प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक कार्यरत हैं तो कि जो 2023 में पदस्थापित कार्मिकों से वरिष्ठ हैं एवं अधिशेष टैब में दर्शाए जा रहे हैं। उनमें से उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत लेवल 1 और लेवल 2 के जो पद पर इसका समायोजन होगा पूर्व में कार्यरत मिडिल या नई भर्ती में 2023 का कार्मिकों का। तो इसके बारे में दे रखा है कि जो आपको निर्देश प्राप्त हुए थे इस दिनांक के अनुसार, उसके अनुसार निर्देशों के अनुसार कनिष्ठ कार्मिक यहाँ पर हटेगा। तो यहाँ पे स्पष्ट हो चुका है कि जो छोटा कार्मिक का कनिष्ठ है वही यहाँ पे हटेगा। तो यहाँ क्लियर है। इसके बाद दे रखा है नवक्रमण विद्यालय में 32 शारीरिक शिक्षा अध्यापक कार्यरत हैं। 2015 के परिपत्र के अनुसार शारीरिक शिक्षा 3rd और शारीरिक शिक्षा 1st ग्रेड के बनते हैं। जिले में कुल 25 शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद रिक्त हैं, जिनको भरने के उपरांत भी शारीरिक शिक्षक जिले में अधिशेष हो रहे हैं, जिनका समायोजन किस प्रकार से किया जाना है। तो यहाँ दे रखा है कि इसके अनुसार पद स्वीकृत माने जाने पर यदि उनके बावजूद भी जिले में अधिशेष है तो उसका प्रकरण निदेशालय को यहाँ पे भेजना होगा आपको। और दे रखा है कि 22वां बिंदु अपने पास नवक्रमोन्नत विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लेवल 1 लेवल 2 के ऐसे शिक्षक जिनका समायोजन उसी विद्यालय में किया जाना संभव नहीं होने पर क्या उन्हें माध्यमिक शिक्षा के अन्य विद्यालय में लगाया जाएगा अथवा प्रारंभिक शिक्षा को लौटाया जाना है। तो यहाँ दे रखा है कि माध्यमिक शिक्षा में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्मिकों को प्रारंभिक शिक्षा में सौंपा जाना गया है। और आगे दे रखा है माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त कार्मिकों के जिन कार्मिकों के स्थगन पर माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी कर दिए गए हैं कर नए स्थानांतर आदेश पारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ऐसी स्थिति में उनको अधिशेष घोषित किया जाना है क्या। तो इसके बारे में कि प्रकरण निस्तारित हो चुका है, सामान्य प्रक्रिया से समायोजन इसमें किया जाना है। और दे रखा है आगे शहरी क्षेत्र में जो पुनः प्राथमिक पूर्व प्राथमिक अध्यापक अधिशेष हुए हैं उन्हें शहरी क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पद नहीं होने की दिशा में ग्रामीण क्षेत्र में किस वरीयता क्रम में पदस्थापित किया जाना है। तो इसके अनुसार दे रखा है कि कनिष्ठ कार्मिकों को प्राथमिकता से अधिशेष किया जाना है। एनटीटी के अधिशेष शहरी क्षेत्र के पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उसी ब्लॉक के नज़दीकी जो कि महात्मा गांधी विद्यालय में पदस्थापित किया जाए, उसी ब्लॉक में पद रिक्त नहीं होने पर नज़दीकी ब्लॉक में पदस्थापित यहाँ पर किया जाना है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे दे रखा है कि पद विरुद्ध पदस्थापित कार्मिकों को अधिशेष की श्रेणी में रखा जाना है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में दे रखा है कि किसी विद्यालय में शिक्षक स्वीकृत पद के विरुद्ध सक्षम आदेशों से पदस्थापित है तो उन्हें अधिशेष नहीं माना जाना है। ध्यान रखिएगा, नहीं मानना है। ऐसे कार्मिक जिनका वेतन अन्य विद्यालय पद से आहरित किया जा रहा है, इनके अलावा किसी भी कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जाना है। तो ध्यान रखिएगा। और दे रखा है टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में पद विरुद्ध जो समायोजन किए गए हैं, चूँकि वर्तमान में पद अधिक रिक्त नहीं होने से समायोजन पर दुरुस्त पदस्थापन होने पर न्यायालय प्रकरण की स्थिति की संभावना है। तो यह दे रखा है किसी विद्यालय में शिक्षक स्वीकृत पद के विरुद्ध सक्षम आदेशों से पदस्थापित है तो उन्हें अधिशेष नहीं माना जाना है, नहीं मानना है। ध्यान रखिएगा। ऐसे कार्मिक जिनका वेतन अन्य विद्यालय से आहरित किया जा रहा है, उनके अलावा किसी कार्मिक को अधिशेष नहीं मानना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है और विधवा परित्यक्ता और गंभीर बीमारी कार्मिक अधिशेष होने पर क्या किया जाना है। तो यहाँ दे रखा है यदि कनिष्ठ होने के कारण अधिशेष होने वाला कार्मिक स्वयं विशिष्ट जो श्रेणी विधवा परित्यक्ता दृष्टिहीन दोनों पैरों से दिव्यांग गंभीर बीमारी और जैसे दे रखा है होने की स्थिति में उन्हें यथावत रखते हुए शेष में से कनिष्ठ शिक्षक कार्मिक को अधिशेष यहाँ पे मानना है। तो ये थोड़ा सा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सर इस प्रकार से ये 27 पॉइंट आपके सभी के लिए यहाँ पे मैंने प्रदर्शित कर दिए हैं, जिसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि किस जो कार्मिक का यहाँ पर समायोजन होगा। 6D की प्रक्रिया भी नहीं होने वाली है, परंतु जिनकी हो चुकी है उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा। और किस प्रकार से कनिष्ठ रहेंगे, कनिष्ठों का समायोजन यहाँ पे होगा और वरिष्ठ का यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो विभिन्न स्थितियों के अंदर जो प्रश्न बन रहे थे उन सभी के प्रश्नों के जवाब यहाँ पे आपको प्रस्तुत कर दिए गए हैं। आपकी सुविधा के लिए पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैंने शेयर कर दी है, वहाँ से आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।